गुड मॉर्निंग। कल हमने धातुओं की प्रकृति, भूप्रकृति में उपस्थिति और उनके अयस्कों का वर्ग अध्ययन किया। जैसा कि कल हमने 4 धातु एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर और जिंक के 4 अयस्क के नाम और सूत्र बताए, और ये हमें याद करने, क्योंकि परीक्षा में आ जाता है किसी एक धातु के 2 अयस्क के नाम और सूत्र आ जाते हैं। अब हमें पढ़ना क्या है कि इन अयस्कों से धातु कैसे प्राप्त करते हैं। आज जो वर्तमान में जिंक है, निकल है, कोबाल्ट है, एम धातुएं हैं, ये अयस्कों के रूप में पाई जाती है। इन अयस्कों से धातु हम कैसे प्राप्त करते हैं, इसका नाम दिया गया है धातु क्रम। क्या नाम दिया गया है? धातु क्रम। यानी धातु क्रम वह प्रोसेस है, वह प्रक्रिया है जिसमें अयस्कों से धातुओं को प्राप्त किया जाता है। वह प्रक्रिया विधि जिसके द्वारा अयस्क से धातु प्राप्त की जा सकती है, उसे क्या कहते हैं? धातु क्रम कहते हैं। मैंने कल ही कहा था आपको, साथ में आप नोट करते रहेंगे। कोई परिभाषा है, कोई उदाहरण है, लिखते रहेंगे तो आपको ध्यान मिलेगा। यद्यपि साथ साथ नोट्स भी आपको मिलते रहेंगे, लेकिन ध्यान से सुनेंगे तभी ये बात समझ आएगी। तो धातु क्रम क्या बताया? अयस्कों से धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया धातु क्रम कहलाती है। इसमें 4 चरण, 4 इसमें स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से? पहला है अयस्क का पीसना, दूसरा अयस्क का सांद्रण, तीसरा धातु निष्कर्षण, और चौथा है धातु शोधन। इन 4 चरणों के द्वारा हम खान से प्राप्त हुए खनिज से शुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहला लेते हैं हम अयस्क का पीसना। सबसे पहले जहाँ अयस्क होता है, क्योंकि भूगर्भ में पाया जाता है, भूप्रकृति में पाया जाता है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए मार्ग बनाया जाता है, और उसमें वाहन के द्वारा मजदूर पहुंच जाते हैं। और वहाँ जो खान होती है, खान में ये क्योंकि बड़े बड़े कंक्रीट पत्थर के रूप में ऐसे पाए जाते हैं, उनको वहाँ से काटते हैं। क्या करते हैं कि भूप्रकृति में ये 500-700 फुट की गहराई में होते हैं, तो वहाँ तक इनको पहले खुदाई करनी पड़ती है। और फिर क्या है कि हम जो हथौड़े है, कुल्हाड़ी है, या अन्य जो हमारे एपरेटस है, उनकी सहायता से इन बड़े बड़े पत्थरों को वहाँ से काटकर उस ट्रॉली या वाहन में डाल देते हैं, और वो पृथ्वी पर लाकर उसको ढेर कर लेते हैं। उसके पश्चात इसको छोटे टुकड़ों में बदलते हैं। स्टैम्प मिल के द्वारा, हथौड़ों के द्वारा पहले छोटे टुकड़े करते हैं, फिर इनको जैसे हम गेहूं से आटा पीसते हैं, ऐसे इसको बारीक चूर्ण के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। इसके लिए स्टैम्प मिल का उपयोग करते हैं। अब क्या करते हैं, ये पाउडर के रूप में, चूर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और इसको हम छान कर अलग कर लेते हैं। इसका नाम दिया गया है अयस्क का पीसना, या अयस्क कैसे कहते हैं, इसको चूर्णीकरण बोल देते हैं, चूर्णीकरण भी बोल देते हैं, क्योंकि
चूर्ण के रूप में, पाउडर के रूप में इनको परिवर्तित कर लेते हैं, तो नाम दिया गया है चूर्णीकरण। आ जाता है कि चूर्णीकरण क्या होता है, तो खान से निकाले गए ऐशक को पहले बड़े बड़े टुकड़ों के रूप में होते हैं, पत्थर के रूप में होते हैं, इन्हें हथौड़ों से काटकर छोटे टुकड़ों में परिवर्तित कर लिया जाता है और फिर स्टैम्प मिल के द्वारा पाउडर के रूप में, चूर्ण के रूप में परिवर्तित कर लिया जाता है, इसलिए से चूर्णीकरण भी कहते हैं। ये था पहला अयस्क का पीसना। दूसरा है अयस्क का सांद्रण। चूँकि अयस्क भूपट्टी से, भूगर्भ से, भूमि से प्राप्त करते हैं, और चूँकि भूमि के अंदर क्या है, अयस्क के अलावा अनावश्यक पदार्थ, धूल, मिट्टी, कंकड़ इत्यादि की उपस्थिति होती है, वो भी क्या होता है, जब अयस्क को निकालते हैं सांस चले जाते हैं। जैसे कभी ध्यान दिया होगा, छोटे पौधे हम जो ज़मीन से उखाड़ते हैं तो पौधों की जड़ों के साथ में मिट्टी भी आ जाती है। तो वही बात है, जब अयस्क को खान से हटाते हैं, निकालते हैं, उसके साथ अनावश्यक पदार्थ, धूल, मिट्टी, कंक्रीट इत्यादि होते हैं, इन्हें हम अवांछित अशुद्धियाँ बोल देते हैं, और इन अवांछित अशुद्धियों को ही क्या कहते हैं, गैंग, मैट्रिक्स या अधात्री आ जाता है। ये गैंग या मैट्रिक्स या अधात्री, यानी ये एक नंबर की परिभाषा आ जाती है। गैंग से कहते हैं, मैट्रिक्स से कहते हैं, अधात्री से कहते हैं। तो खान से निकाले गए अयस्कों में अवांछित अशुद्धियाँ, मिट्टी, कंकड़, पत्थर इत्यादि पाए जाते हैं। इन अवांछित अशुद्धियों को ही गैंग या मैट्रिक्स या अधात्री कहते हैं। अतः अयस्क से इन्हीं अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया का नाम क्या दिया गया है, अयस्क का सांद्रण। फिर सुन लीजिए ध्यान से कि खान से प्राप्त अयस्क को जो पीस लेते हैं, तो पीसे गए अयस्क में अनावश्यक अवांछित अशुद्धियाँ, धूल, मिट्टी, कंकड़, पत्थर इत्यादि पाई जाती है। इन्हीं अशुद्धियों को गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। इन्हीं गैंग या मैट्रिक्स को हटाने की, दूर करने की प्रोसेस या विधि का नाम क्या दिया गया, अयस्क का सांद्रण। और ये अयस्कों की प्रकृति के आधार पर 4 प्रकार की विधियाँ हैं। कौन कौन सी है? पहली है गुरुत्व पृथक्करण। गुरुत्व पृथक्करण। दूसरी है चुंबकीय पृथक्करण। चुंबकीय पृथक्करण। तीसरी जाग पलवन, इसको फैन भी बोल देते हैं, जाग को फैन कहते हैं, जाग पलवन। और चौथी है निक्षालन। या रासायनिक विधि। तो 4 विधियां हैं, गुरुत्व पृथक्करण, चुंबकीय पृथक्करण, जाग पलवन या फैन पलवन बोल देते हैं, निक्षालन या रासायनिक विधि। ये चारों विधियां अयस्कों की प्रकृति के आधार पर है। पहली है गुरुत्व पृथक्करण।
गुरुत्व मीन्स गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी द्वारा आकर्षण। जैसे मिट्टी के पानी से भरा हुआ मटका है, उसमें पानी में मिट्टी मिली हुई है, उसको रख दो आधा घंटा, हम क्या देखेंगे कि मिट्टी के जो भारी कण हैं वो धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे पन्ने पर बैठ जाते हैं। तो इसी के आधार पर ये विधि है कि वे अयस्क जो भारी होते हैं और अदात्री हल्की होती है, उनका जो सांद्रण है वो गुरुत्व पृथक्करण विधि के द्वारा करते हैं। इन चारों के अलग अलग सिद्धांत आ जाते हैं छोटे प्रश्न में। ध्यान रखेंगे कि जहाँ गुरुत्व में अंतर है, घनत्व में अंतर है, यानी कि घनत्व के आधार पर यह पहली कि अयस्क का घनत्व अधिक होता है और अदात्री या गैंग का घनत्व कम होता है। ऐसे अयस्कों का सांद्रण गुरुत्वीय पृथक्करण विधि के द्वारा करते हैं। कैसे करते हैं? अयस्क को बारीक पीसकर बहते जल की धारा में बहा देते हैं। क्योंकि गैंग या मैट्रिक्स जो धूल मिट्टी के जल में आसानी से गिल्ली हो जाती है और जल की धारा के साथ बह जाती है, जो भारी कण हैं वही रह जाते हैं। आपने कभी ध्यान दिया होगा, जब तेज़ बरसात आती है तो गलियों में जो कच्ची गली सड़कें, जहाँ सड़कें नहीं हैं, उन गलियों में पानी जो होता है वो बड़े वेग से बहता है। जो बहता है तो वो साथ में धूल मिट्टी या जो उसमें घुलने वाली अशुद्धियाँ हैं उनको बहा ले जाता है। के पीछे क्या बचते हैं? बड़े बड़े कंक्रीट या कण। तो वही बात इन अयस्कों के लिए है कि अधिक घनत्व वाले अयस्कों को से या अधिक घनत्व वाले अयस्कों से अदात्री को हटाने के लिए गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का उपयोग करते हैं। इस विधि के द्वारा Fe2O3 और SnO2 कैल्शियम अयस्कों का सांद्रण करते हैं। तो परीक्षा में आ जाता है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि के द्वारा किस प्रकार के अयस्कों का सांद्रण करते हैं जिनमें घनत्व में अंतर होता है। उदाहरण कौन से हैं? हेमाटाइट और कैल्शियम। ये है गुरुत्वीय पृथक्करण। तो दो बात नोट कर लेंगे, एक तो आधार क्या है इसका? घनत्व, उनका भार, यानी अयस्क भारी अधात्री हल्की। उदाहरण टिन स्टोन और हेमाटाइट। कल मैंने आपको अयस्कों के नाम सूत्र बताए थे। Fe2O3 क्या होता है? हेमाटाइट। इनका शोधन गुरुत्वीय पृथक्करण विधि से करते हैं। दो चुंबकीय, जैसा कि नाम से विदित है, ऐसे अयस्क जिनकी प्रकृति चुंबकीय होती है या अशुद्धियों की प्रकृति चुंबकीय होती है, उनका जो सांद्रण है चुंबकीय पृथक्करण विधि के द्वारा करते हैं। कैसे करते हैं? इसमें दो व्हील होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं और उन पर जो बेल्ट होती है उस पर बारीक पिसे हुए अयस्क को बहाया जाता है। तो आगे जो ही ये जो मिश्रण जो अयस्क का चूर्ण है चुंबकीय व्हील के पास पहुंचता है, चुंबकीय पहिए पास पहुंचता है, तो चुंबकीय अशुद्धि उसके पास गिर जाती है और जो चुंबक रहित है वो दूर गिरती है। देखिए कैसे इसमें ये इसका डायग्राम है। इसमें उदाहरण होता है SnO2 टिन स्टोन। इसमें Fe2O3 FeWO4 ये चुंबकीय अशुद्धि मिली होती है।
टिनस्टोन ऐसक में गालक के रूप में Fe2O3 और FeWO4 अशुद्धि होती है, वो चुंबकीय होती है। जब इस पिसे हुए ऐसे के मिश्रण को इस चुंबकीय पहिए से गुजारते हैं, तो जब यह मिश्रण चुंबकीय पहिए पास पहुंचता है तो चुंबकीय कणों को आकर्षित कर लेता है, जो तुरंत इस चुंबकीय व्हील के नज़दीक गिर जाती है और जो अशुद्धियाँ वो दूसरे पात्र में इकट्ठी हो जाती है। इस प्रकार चुंबकीय अशुद्धि वाले ऐसकों का सांद्रण कर लेते हैं। इसका उदाहरण है टिनस्टोन का सांद्रण। तीसरा है जाग पलवन विधि। इसमें कुछ बातें हैं और मोस्टली उसमें एक दो बातें आ जाती हैं। पहली बात ये याद रखनी है कि जाग पलवन विधि में केवल सल्फाइड ऐसकों का ही सांद्रण होता है। जैसे गुरुत्वीय पृथक्करण में घनत्व के आधार पर है, चुंबकीय पृथक्करण में चुंबकीय प्रकृति के आधार पर है, और जाग पलवन में सल्फाइड ऐसकों की प्रकृति के आधार पर है। वे ऐसक जो सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं उनके सांद्रण के लिए जाग पलवन विधि का उपयोग करते हैं। जैसे कॉपर पायराइटिकल CuFeS2, जिंक ब्लेंड, सिल्वर ग्लांस, गैलेना सिन्नेबार, ये सारे क्या है, सल्फाइड ऐसक है। तो सल्फाइड ऐसकों के सांद्रण के लिए जाग पलवन विधि या फेन पलवन विधि का उपयोग किया जाता है। दूसरा इसका नंबर 2 रखना है सिद्धांत याद। किस सिद्धांत पर आधारित है यह विधि? इस सिद्धांत पर आधारित है कि सल्फाइड ऐसक तेल में आसानी से भीग जाते हैं, यानी घुल जाते हैं, और अधात्री या मैट्रिक्स जल में आसानी से भीग जाती है। जब जल तेल मिश्रण में प्रबल वायु को प्रवाहित करते हैं, सल्फाइड वायु के द्वारा सल्फाइड के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, जाग के रूप में, फेन के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, वो जल की सतह पर आ जाते हैं, और जो मैट्रिक्स है, गैंग है, वो जल से भीगने से भारी हो जाती है और गुरुत्वीय बल के कारण गुरुत्वाकर्षण का नीचे पहनने पर बैठ जाती है। इन जाग को अलग कर लेते हैं। इसमें पहला बात याद रखेंगे सल्फाइड ऐसकों के लिए। दूसरा आ जाता है सिद्धांत क्या है, तो याद रखिए यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि सल्फाइड ऐसक तेल में आसानी से भीग जाते हैं और गैंग या मैट्रिक्स जल में। जब जल तेल मिश्रण में वायु प्रवाहित करते हैं तो सल्फाइड जाग के रूप में जल की सतह पर आ जाते हैं और गैंग या मैट्रिक्स नीचे पहनने पर बैठ जाती है, जाग को आसानी से पृथक कर लेते हैं। अब इस विधि में कुछ पदार्थ हैं जो सहायक हैं। कौन कौन से हैं? एग्जाम में आ जाते हैं 5 प्रकार के पदार्थ में। कौन कौन से? जाग कारक, पलवन कारक, स्थायी कारक, सक्रिय कारक और अवनमक। तो इनके 5 नाम पहले इसमें जाग पलवन विधि में निम्न पदार्थ उपयोग होते हैं। पहला कौन सा है? जाग कारक। दूसरा पलवन कारक, तीसरा स्थायी कारक,
चौथा सक्रिय कारक, और पांचवा अवनमक, अवनमन या अवनमन। ये 5 रसायन ऐसे हैं जो जाग पलवन विधि के अंदर प्रयुक्त होते हैं। जाग कारक यानी कि जो जाग बनाने में सहायक हो, क्योंकि आप जानते हैं, अभी बताया था मैंने कि सल्फाइड तेल में भीग जाते हैं, तो इस रूप में नीलगिरी का तेल है या चीड़ का तेल, नीलगिरी चीड़ नारियल, ये जो ऑयल्स होते हैं इनको हम जाग कारक के रूप में प्रयुक्त करते हैं। आ जाता है कि जाग पलवन विधि में जाग कारक के रूप में वसा अम्ल भी काम ले सकते हैं, चीड़ का तेल भी ले सकते हैं और नीलगिरी का तेल भी ले सकते हैं। ये क्या है? अच्छे जाग कारक है, क्योंकि जब इनको मिला देंगे तो पिसा हुआ जो सल्फाइड अयस्क है इसमें आसानी से भीग जाता है, गिल्ला हो जाता है और जल में वो तैरने लगता है। दूसरा है प्लवन कारक, जो तैरने में, अब चूंकि जब सल्फाइड चीड़ के तेल में, वसा के तेल में भीग जाते हैं, उनको तैरने के लिए क्या मिलाए जाते हैं? प्लवन कारक। ऐसे पदार्थ जो सल्फाइड अयस्कों को जल से प्रतिकृष्टि बनाते हैं और जल पर तैरने में सहायक होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? प्लवन कारक। उदाहरण सोडियम एथिल जेंथेट, सोडियम एथिल जेंथेट या पोटेशियम एथिल जेंथेट। तो ये 2 ऐसे रसायन हैं जो सल्फाइड अयस्कों को जल से प्रतिकृष्टि बनाते हैं और तैरने में सहायक करते हैं। तीसरा स्थायी कारक, यानी ये जो जब प्लवन कारक सल्फाइड अयस्कों के जाग बना देते हैं तो उनको स्थायी करने के लिए, उनको तैरने में सहायता करने के लिए जो पदार्थ काम में लाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? स्थायी कारक। इसमें क्रिसोल और एनिलीन क्या काम में लेते हैं? क्रिसोल, क्रिसोल एनिलीन का उपयोग स्थायी कारक के रूप में लेते हैं। और एक है सक्रिय कारक, कि जो जाग को सक्रिय रखे, स्थायी कारक को सक्रिय रखे, इसके लिए जो पदार्थ काम में लाते हैं उन्हें क्या लेते हैं? सक्रिय कारक। यानी कि जो जाग पलवन पदार्थों की क्रियाशीलता में वृद्धि करते, जैसे सोडियम एथिल जेंथेट जाग कारक है, ये प्लवन कारक है। प्लवन कारक या जाग कारक की सक्रियता को बढ़ा दे, क्रियाशीलता को बढ़ाते, नाम क्या दिया गया है? सक्रिय कारक। यहाँ लेते हैं कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। और अगला है अवनमन, इसको अवनमक की बोल देते हैं, या इसको क्या बोलते हैं? डिप्रेसर। क्या बोलते हैं? डिप्रेसर, डिप्रेसर। ये उसी अवस्था में प्रयुक्त करते हैं जब हमें 2 सल्फाइड को, इसको में 1 सल्फाइड को हटाना होता है। यानी कि सल्फाइड अयस्कों का जाग में परिवर्तन नहीं हो, सल्फाइड अयस्कों के जाग को रोकने के लिए जो पदार्थ काम में लेते हैं उन्हें अवनमक या इनको डिप्रेशन कहते हैं। उदाहरण सोडियम साइनाइड, CaCN या Na2CO3, ये ऐसे पदार्थ हैं जो अवनमक के रूप में काम आते हैं। तो ये बोर्ड 2021 में आपको ये ज़रूर पूछ सकते हैं कि इनमें से आ जाता है
ये 5 क्वेश्चन बन जाते हैं, जो 5 से 6 एक तो बन गया कौन से ऐसकों के लिए जाग पलम विधि का उपयोग करते हैं। दूसरा, इसका सिद्धांत आपको बता दिया गया। तीसरा, इसमें 5 सहायक पदार्थ हैं, कौन कौन से हैं? जाग कारक, चीड़, नीलगिरी का तेल, पलवन कारक सोडियम एथिल जेंथेट, पोटेशियम एथिल जेंथेट, स्थायी कारक क्रिसोल और एनिलीन, सक्रिय कारक कॉपर सल्फेट विलियन और अवनमक सोडियम साइनाइड। तो ये पूछ लेते हैं इन पदार्थों का इस विधि में क्या उपयोग होता है। उसके बाद में चौथा पाठ आता है इसका नामांकित चित्र और विधि का वर्णन। तो पहले बिंदु क्या बताया हमने, किस प्रकार के ऐसकों के लिए। दूसरा हमने क्या बताया, इसका सिद्धांत। तीसरा, कौन कौन से पदार्थ। और चौथा है विधि, जो पहले उसका नामांकित चित्र। तो चित्र किताब में दिया हुआ है, आसान सा इसका डायग्राम है, कोई विशेष नहीं है। एक आयताकार पात्र लेते हैं, जिसमें जल भरा होता है। और जाग कार्य के रूप में क्या मिला देते हैं, ये नारियल या चीड़ का इस प्रकार से में डाल देंगे तो ये जल तेल का मिश्रण बन जाता है। इसमें जल प्लस जाग कारक प्लस पलवन कारक प्लस स्थायी का, जो मैंने 5 पदार्थ ले, एक अवनमक को छोड़कर चारों पदार्थ को उसके अंदर मिला दिया जाता है। अब इसमें क्या करते हैं, जो पिसा हुआ सल्फाइड एसिड है उसको उसमें डाल देते हैं, एसिड को उसमें डाल देंगे। ये किसके, एसिड के कण है। और यहाँ से में प्रबल वायु ये छिद्र होते हैं, इसमें वायु के बुलबुले निकलेंगे यहाँ से। प्रबल वायु प्रवाहित करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि जाग कारक सल्फाइड एसिड को जाग में परिवर्तित कर देंगे, पलवन कारक इसको हल्का कर देंगे, और जो वायु से हम प्रबल वायु करेंगे प्रवाहित, जो वायु के बुलबुले हैं उनके द्वारा ये जो सल्फाइड के कण हैं जाग के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। और ये जाग या जल की सतह पर आ जाती है, जाग है यहाँ सतह पर आ जाते हैं ऐसे। सल्फाइड और इनको यहाँ से हटा लेते हैं। और जो गैंग या मैट्रिक्स है वो यहाँ नीचे पहनदे पर, यहाँ जो मैट्रिक्स है यहाँ नीचे आ जाएगी, या गैंग यहाँ क्या आ जाएगी, गैंग आ जाएगी। ये इसका विधि का वर्णन है, ये इसकी विधि है। फिर सुन लीजिए, एक आयताकार पात्र में जल लेकर उसमें चीड़ का तेल जाकार के रूप में, सोडियम एथिल जेंथेट पलवन कार्य के रूप में, क्रिसोल स्थायी कार्य के रूप में और कॉपर सल्फेट सक्रिय कार्य के रूप में मिला देते हैं और बारीक पीसे हुए एसिड को डालते हैं। जो चीड़ के तेल और सोडियम एथिल जेंथेट के द्वारा ये
हल्का हो जाता है और जल में जल की सतह पर रहता है। जब इसमें प्रबल वायु प्रवाहित करेंगे तो ये जब वायु के बुलबुले इसमें निकलेंगे, उनके द्वारा क्या होगा, जो सल्फाइड एस के कण हैं वो जाग के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और इन जागों को हम ऊपर से अलग कर लेते हैं। जो गैंग या मैट्रिक्स है वो जल में भीग जाती है और नीचे पैंदे पर बैठ जाती है। इस प्रकार जाग पलवन विधि के अंदर सांधन करते हैं। अब पॉइंट आ जाता है कि अवनमक की क्या भूमिका है। तो हमने जो एक पदार्थ बताया था अवनमक, उसकी यही भूमिका है कि यदि दो प्रकार के सल्फाइड है, जैसे ZnS और PbS, अब दो ऐसे कहे, इनको पृथक कैसे करें, इनको अलग कैसे करें। इसलिए दो प्रकार के सल्फाइड एस्कों को पृथक करने के लिए ही अवनमक का उपयोग करते हैं, डिप्रेसर का उपयोग करते हैं। जैसे गैलेना और जिंक ब्लेंड के एस्कों को पृथक कैसे करते, इसमें क्या मिला देंगे, सोडियम साइनाइड यानी अवनमक, जो क्या करता है जिंक सल्फाइड से क्रिया कर लेता है, विलयन में परिवर्तित कर लेता है, यानी कि जिंक सल्फाइड के जाग बनने से रोक देता है। अवनमक क्या करते हैं, सल्फाइड के जाग बनने में सहायक नहीं है। तो जो ही इस मिश्रण में NaCN को मिला देंगे तो यह जिंक सल्फाइड के जाग को रोक देता है और केवल गैलेना के ही जाग बनते हैं जिन्हें हम अलग कर लेते हैं और जिंक सल्फाइड वो जल में घुला ही रह जाता है। अतः ये NaCN या अवनमक की भूमिका होती है। और चौथी विधि है निक्षालन। नंबर 4 है निक्षालन। अब तक हमने 3 विधियों का अध्ययन किया है। गुरुत्वीय पृथक्करण के आधार पर, चुंबकीय पृथक्करण के आधार पर, जाग पलवन के आधार पर। चौथी है निक्षालन, यानी कि यह विधि उन एस्कों के सांधन में प्रयुक्त होती है जिनमें जो अशुद्धियाँ हैं उनको दूर करने के लिए रासायनिक अभिकर्मकों का उपयोग किया जाता है, जिसे निक्षालन विधि कहते हैं। और इस विधि में बॉक्साइट, कोमा, सोना और चांदी के एस्कों का सांधन किया जाता है। तो निक्षालन विधि में अपने पाठ्यक्रम में बॉक्साइट से एल्यूमिना प्राप्त करने की विधि है। तो निक्षालन में सिद्धांत ये है कि यह विधि उन एस्कों के लिए प्रयुक्त होती है जिनमें एस्कों की जो अशुद्धियाँ उनको रासायनिक पदार्थों के द्वारा दूर किया जाता है, जैसे बॉक्साइट। तो बॉक्साइट का जो सांधन है उसको के लिए किसका उपयोग करते हैं, निक्षालन विधि का। तो इस अब होता क्या है, बॉक्साइट में क्या मिला होता है, Fe2O3 SnO2 कुछ TiO2। मुख्य ये 2 अशुद्धियाँ होती है जो बॉक्साइट है। आ जाता है कि बॉक्साइट में कौन कौन सी अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। तो बॉक्साइट में क्या होता है, Fe2O3 SnO2 की अशुद्धियाँ पाई जाती है। पहली है बेयर विधि, दूसरी है हॉल विधि, ये वैज्ञानिकों के नाम है, और तीसरी है सरपेक। तो परीक्षा में एक विधि आ जाती है। अब ध्यान क्या देना है, कौन सी विधि कब काम में लेते हैं। यदि Fe2O3 और SiO2 ये दोनों अशुद्धियाँ अधिक मात्रा में है तो काम में लेते हैं बेयर विधि। हॉल विधि में केवल
Fe2O3 की अधिकता है तो, और सल्फेट SiO2 की है। अब 3 बातें ध्यान देनी है अपने को कि बॉक्साइट से एल्यूमिना प्राप्त करने के लिए 3 विधियों का उपयोग करते हैं। कौन कौन सी? बेर विधि, हॉल विधि और सल्फेट विधि। कौन सी विधि कब प्रयुक्त होती है? याद रखना, नोट कर लें कि यदि अयस्क में Fe2O3 और SiO2 दोनों की मात्रा शुद्धता ज़्यादा हो। हॉल की विधि जब केवल Fe2O3 की अधिकता हो, और सल्फेट की विधि जब इसमें SiO2 की अधिकता हो, इस विधि का उपयोग करते हैं। ये थी 4 सांद्रण की विधियाँ। कल कराएंगे धातु निष्कर्षण। थैंक यू।